वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्पेशल बात करते हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती और प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मॉडल टेस्ट नंबर 2 की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि एक पहले आपको टेस्ट पेपर दिया जा चुका है, ये दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर है। तो राजस्थान जीके और करंट जीके यानी टोटल 50 क्वेश्चनों का ये टेस्ट आपके लिए दिया जा रहा है। निरंतर आपको हर दूसरे दिन दिया जाएगा, एक दिन राजस्थान पुलिस के लिए और एक दिन कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के लिए। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आपके पास कंप्यूटर से संबंधित जितने भी सहपाठी आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको आपको शेयर करना है, क्योंकि आप सभी के प्यार सुने और सपोर्ट से ही ये मॉडल पेपर चल पाएगा। तो दूसरे मॉडल पेपर की आज चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसके? हिस्ट्री के। मैंने फिक्स आपको बता दिया, 10 हिस्ट्री, 10 कल्चर, 10 जियोग्राफी और 10 साइंस और 10 राजस्थान करंट की। ये स्पेशल आपका सिलेबस है प्रथम प्रश्न पत्र का जीके का, वो क्लियर करवाएंगे। तो 10 शुरुआत के हिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं अपने। दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? जब हिस्ट्री की चर्चा आती है, क्योंकि आपकी स्पेशल कोई टॉपिक तो उन्होंने दिया नहीं, नाम दे दिया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में तो सब कुछ आ जाएगा। तो दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। ये मेवाड़ का मैराथन दिवेर युद्ध है, ये दिवेर है कहां पे? ये दिवेर राजसमंद के अंदर है। कहां है? राजसमंद के अंदर है। और ध्यान रखना 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर, ये 15 अक्टूबर नहीं, सीधा लिख लो अक्टूबर, क्योंकि फिक्स नहीं है इसकी तारीख। अक्टूबर 1582 को ये दिवेर का युद्ध हुआ था और महाराणा प्रताप ने ये युद्ध जीत लिया किससे? अकबर से, क्योंकि अकबर का चाचा था सुल्तान खां, उसको ये चौकी सौंप रखी थी, दिवेर ठिकाना था, वहां सौंप रखी थी। तो इस युद्ध को महाराणा प्रताप ने अक्टूबर 1582 को जीता था, और जिस दिन जीता था ना, उस दिन दशहरा था। क्या था? दशहरा था। तो ये विजयदशमी के दिन महाराणा प्रताप ये युद्ध को जीते हैं, और ये युद्ध कहलाता है महाराणा प्रताप की विजय का श्री गणेश। तो अक्टूबर 1582 को दिवेर का युद्ध हुआ, और दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी राजधानी चावंड को बनाया था। क्योंकि 2 प्रश्न पेपर में आते हैं कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, उसके बाद कब अपनी राजधानी कौन सी बनाई? तो कुंभलगढ़। और जब दिवेर युद्ध के बाद अपनी राजधानी कौन सी बनाई? तो वो चावंड बनाई। अब बात आती है, आज बड़ा खास दिन है, 19 जनवरी के दिन महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि बनाई जाती है। इस दिन हम महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि बनाते हैं, तो सभी महाराणा प्रताप को सत सत नमन करते हुए बात करेंगे। 19 जनवरी 1597 को बारडोली चावंड में इनकी मृत्यु हुई थी। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये याद रखना, कहां हुआ था? राजसमंद के, कुंभलगढ़ के, कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में। हिंदी महीना देखें तो ज्येष्ठ शुक्ल तीज को इनका जन्म हुआ था। माता जयवंता बाई और पिता उदय सिंह इनके माता पिता थे। इनका पुत्र था अमर सिंह प्रथम और इनकी पत्नी थी अजबदे पंवार। बहुत सारी लंबी कहानी हो जाती है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड। दूसरा प्रश्न, 1857 की क्रांति में कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की गर्दन काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया। ठीक है, तो आवा के किले पर किस पॉलिटिकल एजेंट की गर्दन काटकर लटकाई गई? देखो, 1857 की क्रांति में कोटा के पॉलिटिकल एजेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बस इतना याद रखना, कोट के बटन, कोट के बटन, कोटा बटन, कोटा बटन, कोट के बटन। यानी क्या है कि भवानी पलटन के द्वारा इस मेजर बटन की गर्दन काट ली गई और पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। लेकिन एक और पॉलिटिकल एजेंट था जिसकी आवा के किले पर गर्दन काटकर लटकाई गई, वो था, कौन था? मैक मॉसन। जी बिल्कुल। जब युद्ध आता है 8 सितंबर और 18 सितंबर, मैं मुख्य करता हूं, 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। इसमें आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जीत जाते हैं, और फिर युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। यह युद्ध होता है चेलावास या काले गोरों का युद्ध। इस युद्ध में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जो सेना होती है, क्रांतिकारी मोक मेसन की गर्दन काट के और आवा के किले पर लटका देते हैं। मेजर सावर्स कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था उस समय।
मेजर इडन कौन था? जयपुर का पॉलिटिकल था एजेंट था उस समय, और जेडी हॉल सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था, और मैक मॉसन मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। कब? 1857 की क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री का। 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख जयदयाल और मेहराब खां क्रमशः कहां के निवासी थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां क्रमशः कहां के निवासी थे? तो आपको उत्तर देना, जो जयदयाल थे वो तो थे मथुरा के, और मेहराब खां थे करौली के। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है। और ये कहां के थे? तो जयदयाल था मथुरा का और मेहराब खां था करौली का। इन दोनों को अच्छे तरीके से याद रख लेना। और कोटा में क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को। और कोटा के उस समय कौन थे पॉलिटिकल एजेंट? तो मैंने अभी बता दिया, कोर्ट के क्या लगाना है? बटन लगाना है। और कोटा के उस समय शासक कौन थे? तो राम सिंह थे। कौन थे? राम सिंह। और इसके बारे में कहा जाता है कि कोटा में छावनी न होते हुए भी बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। यहाँ पे 6 महीने तक क्रांतिकारियों का अधिकार था। इस राम सिंह को बंदी बना लिया गया। फिर उस करौली के मदनपाल और होम्स के नेतृत्व में इनको छुड़ाया जाता है। 24 अप्रैल 1938 को किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने? माणिक्यलाल वर्मा का नाम सुना होगा, जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व किया था, माणिक्यलाल वर्मा। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। और माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत गाया था, पंछीड़ा गीत गाया था, ये भी चर्चा में है। और इनकी पत्नी थी नारायणी देवी। जब माणिक्यलाल वर्मा जेल गए थे तो नारायणी देवी ने पीछे से इस प्रजामंडल को संभाला था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान का एकीकरण 1948 से शुरू हुआ था और 1956 तक चला था। इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे, और इसका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब देखिए क्या कह रहा है ये, मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी क्या? बिल्कुल सही है, उस समय प्राचीन रियासत थी। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। बिल्कुल सही है, एकमात्र ऐसी रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया 1838 में। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। ये भी सही है। शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। ये भी सही है। तो हम पढ़ते हैं ना, जाट रियासत भरतपुर धौलपुर थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, ये सारी पढ़ते हैं। तो भाई इसका 1 और 2 और 3 और 4 सारे के सारे सही है। पूरा एकीकरण 7 चरणों में पूरा होता है। 18 मार्च 1948 को चलता है 1 नवंबर 1956 तक। तो उसकी जैसे जैसे प्रश्न आएंगे चर्चा करते जाएंगे अपने। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? कालीबंगा सभ्यता की खोज, ये कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952 में खोज की थी। कहा कि ये हनुमानगढ़ में है। कहां पे? हनुमानगढ़ में है। और कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी कह दो, सरस्वती नदी कह दो, द्वस्तवती नदी कह दो। घग्गर नदी को राजस्थान का शोक, मृत नदी नट नदी कहते हैं। लेकिन जो उत्खनन करता थे दोनों में अंतर है। पेपर में अगर खोज पूछिए तो खोज ही लिखना है। खोज की थी अमलानंद घोष ने, लेकिन बीबी लाल और बीके थापर उत्खनन करता थे। किसके? कालीबंगा के। कालीबंगा सभ्यता को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बाद तीसरी राजधानी का है सिंधु सभ्यता की। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य, कपास के साक्ष्य, दोहरे जुते हुए खेत, 7 अग्निकुंड मिली है, शल्य चिकित्सा मिले हैं और स्वास्थ्य चिन्ह के प्रमाण मिले हैं। नगरीय सभ्यता थी, समकोण पर रास्ते काटते थे, ग्रिड पद्धति थी, ये सारी चीजें मिली है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता, काले रंग की चूड़ियां। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज की थी। अगला, जोधपुरा है ये, ठीक है। जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है? जोधपुरा है, जोधपुर नहीं है, क्योंकि जोधपुर तो कोई सभ्यता ही नहीं है। जोधपुरा सभ्यता, ये पीडीएफ थोड़ा सा चेंज हो गया। जोधपुरा सभ्यता किस जिले में है? तो जोधपुरा सभ्यता, जोधपुर मत कर देना, जयपुर के अंदर है और साबी नदी के किनारे है। कौन सी? साबी नदी के किनारे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये याद रखना। अगला,
किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाई थी? ये गुर्जर प्रतिहार एक शैली, नाम सुना ना, गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली। तो गुर्जर प्रतिहार जो है अपने मारवाड़ में 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक राज करते हैं। वैसे तो शुद्ध रूप से 7वीं से लेकर और 10वीं शताब्दी तक राज करते हैं, लेकिन 7वीं से 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार राज करते हैं, जिसका संस्थापक होता है हरिश्चंद्र। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। मंडोर शाखा का संस्थापक होता है। फिर इसके बाद में शाखा आती है मंडोर के बाद बीनमाल शाखा। इस बीनमाल शाखा का संस्थापक होता है नागभट्ट प्रथम, लेकिन कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने वाला होता है नागभट्ट द्वितीय। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये वही नागभट्ट द्वितीय है जिसने गंगा में जल समाधि ली थी। कौन सी? गंगा में जल समाधि। तो ऑप्शन आगे देखो, नागभट्ट प्रथम ने बीनमाल को और मेड़ता को राजधानी बनाई थी गुर्जर प्रतिहार में। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को राजधानी बनाई थी। और हरिश्चंद्र, ये हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहलाता है। इसने मंडोर शाखा की शुरुआत की थी। और वत्सराज, जिसको रणहस्तिनी की उपाधि प्राप्त है, रणहस्तिनी की उपाधि प्राप्त है, और जोधपुर के ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माता, खास करके ये वत्सराज, ये खास करके इसने 2 मंदिर बनाए थे, महावीर मंदिर, महावीर जैन मंदिर और हरिहर मंदिर, जो गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हैं। फिर देखिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े? एक दिन छोड़ के एक क्लास आ रही है। जो विद्यार्थी अब से यहां से जुड़ गया ना, ये मान के चलो कंप्यूटर का प्रथम पेपर है ना जो जीके का, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। बस जुड़ना आपको पड़ेगा, सहयोग आपको करना पड़ेगा, निश्चित तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी। अब ये इंतजार मत करना कि किस दिन फॉर्म भरे जाएंगे, किस दिन हम पढ़ने बैठेंगे, वो पीछे रह जाएगा। अब आपको ये सोचना ही नहीं है, आपके दिमाग में एक ही चलना चाहिए, हमें कंप्यूटर वाला एक पद लेना ही है, कंप्यूटर अनुदेशक लगना है तो लगना ही है। बाकी छोड़ दो सब कुछ कि कब पेपर होगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, सब कुछ छोड़ दो। बस एक ही दिमाग में रखना, जो कंप्यूटर वाले विद्यार्थी है ना, इतना रख लोगे, हमें कंप्यूटर टीचर लगना है तो लगना ही है, बस बाकी सब कुछ छोड़ दो। कांस्टेबल वाले ये सोचे कि हमें वर्दी लेनी है, वीडियो मेंस का सिलेबस जारी हो चुका है, हमें वीडियो बनना है, फिर तैयारी होगी। और सुबह 7:30 पर राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास तो आपको देखनी है, क्योंकि स्पेशल आपका लिख रखा है राजस्थान करंट अफेयर्स। बाकी जो मॉडल पेपर में भी मैं करवाऊंगा, लेकिन वो क्लास तो देख रहे हैं, उसमें आपका जीके भी कम मजबूत होगा। जो नहीं देख रहे हैं अब तक, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप सारे विद्यार्थी। सुबह क्लास आती है करंट अफेयर स्पेशल और स्पेशल। बाकी टेलीग्राम है हमारा, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाता है, तो जरूर देखना। जुड़ोगे, निरंतर पढ़ोगे, तब समझ में आएगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी बीटेक वगैरह या बड़ी बड़ी डिग्री है, वो अपने सब्जेक्ट में तो महारत ही है, लेकिन यहाँ गोल है, क्योंकि राजस्थान जीके जिसका है ना, जिसकी आर्ट में है, वही गोल हो रहा है, बाकी तो नहीं है। इसके लिए आपको निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा और ये हमारे साथ जुड़ते रहना बस। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राणा सांगा, ये खानवा का युद्ध, खानवा कहां पे? भरतपुर के अंदर है, ठीक है, रूपवास तहसील गंभीरी नदी के किनारे। यहाँ युद्ध हुआ था एक 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और एक मुगल बादशाह बाबर के बीच, जिसमें राणा सांगा हार गया और बाबर जीत गया। एक तो याद रखना, जब बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है तो बाबर क्या करता है, बहुत सारे अपने जितने भी हिंदू राजपूत हैं उनको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद और सबको बाबर के विरुद्ध लड़ाता है, लेकिन फिर भी हार जाता है। तो राणा सांगा ने सबको इकट्ठा किया। उसमें कौन कौन शामिल हुए? देखो, बारमल भी शामिल हुआ था इडर का, और वीरमदेव मेड़तिया ये नागौर का था, ये शामिल हुआ था। ये लूणकर्ण बीकानेर का ये शामिल नहीं हुआ था। राव बीका, इनकी तो कहानी नहीं थी, इनके समकालीन नहीं थे, तो ये दोनों गलत हो गए। तो उत्तर आ जाएगा 1 और 2, क्योंकि उसमें बहुत सारे शामिल हुए थे। जैसे आमेर का पृथ्वीराज मारवाड़ से मालदेव आया था, बीकानेर से कल्याणमल आया था, इस प्रकार करके बहुत सारे आए थे। अगला, चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके 1534 ईस्वी में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? चित्तौड़गढ़ का जो द्वितीय साका हुआ था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए थे, 1534 में दूसरा साका हुआ था, उसमें राजपूतों का जो नेतृत्व किया था राव बाग सिंह देवलिया ने किया था। क्योंकि उस समय राणा सांगा तो 1528 में मृत्यु हो गई थी, और फिर 1534 में विक्रमादित्य उसका पुत्र था, लेकिन वो छोटा था, इसलिए उसकी संरक्षिका बनी हुई थी कर्मावती। अब कर्मावती महिला थी, कर्मावती ने नेतृत्व तो किया, लेकिन सेनापतियों का नेतृत्व किया था बाग सिंह देवलिया ने किया था। तो कर्मावती इस युद्ध में गुजरात के बहादुर शाह जफर आक्रमण करते हैं और इस दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। कर्मावती क्या करती है? जोहर कर लेती है। ये याद रखना, क्योंकि कर्मावती अपने पुत्र
बाघ सिंह को पुत्र उदय सिंह को और विक्रमादित्य को ननिहाल भेज देती है। तो ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा था। जेता और कुंपा गिरी सुमेल युद्ध में मारे जाते हैं, मालदेव के सेनापति थे। जयमल और फत्ता उदय सिंह के सेनापति थे। जब आक्रमण करता है अकबर 1567-68 में चित्तौड़ के तीसरे शाखे में मारे जाते हैं, और गोरा बादल 1303 का चित्तौड़ के प्रथम शाखे में शहीद होते हैं, जब रावल रतन सिंह और पद्मिनी जोहर करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर आ जाएगा राव बाघ सिंह। राजस्थान, अब 10% हो गए, 10% हिस्ट्री के हो गए, अब 10% आपकी कल्चर के आ गए। राजस्थान के निम्न में से किस लोक संत की भेंट अकबर से हुई थी? राजस्थान के निम्न में से किस लोक संत की भेंट है वो अकबर से हुई थी? तो दादू दयाल जी। दादू दयाल जी पहले क्या करते हैं? दादू दयाल जी इनकी मुख्य पीठ होती है नरेना जयपुर में, और फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट होती है। फिर अकबर इतने प्रभावित होते हैं कि अपना जो मैगजीन का दुर्ग बनाते हैं ना अजमेर के अंदर, उसकी नींव भी दादू दयाल जी से रखते हैं। तो दादू पंथी संप्रदाय चलाया था दादू दयाल जी ने, और इनका जन्म वैसे अहमदाबाद में हुआ था और कर्मभूमि इनकी राजस्थान थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पे है? चरणदासी संप्रदाय का मतलब है इसके प्रवर्तक कौन थे? चरणदास जी थे। और ऐसा संप्रदाय था जो निर्गुण भक्ति धारा में भी था और सगुण भक्ति धारा में था। निर्गुण भी थी और सगुण भक्ति दोनों ही धारा थी चरणदास जी की। इनकी मुख्य पीठ तो है दिल्ली में, लेकिन इनका जन्म अपने राजस्थान के डेहरा अलवर में हुआ था। आपसे पूछे राजस्थान में इनकी पीठ कहां पे है? तो डेहरा अलवर में, लेकिन मुख्य पीठ कहां पे है? दिल्ली के अंदर है। और चरणदास जी ने 42 नियम दिए थे अपने संप्रदाय में। कितने? 42 नियम दिए थे। और इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी, जो 1739 में नादिर शाह आता भी है, आक्रमण भी करता है दिल्ली पर। कोई नूर हीरा और शाहजहां का मूर सिंहासन लेके चला जाता है वो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, नारियल पूर्णिमा किसे कहते हैं? अब नारियल पूर्णिमा त्योहारों का टॉपिक जल्दी मैं देने वाला हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। नारियल पूर्णिमा किसको कहते हैं? श्रावणी पूर्णिमा को कहते हैं। जिस दिन रक्षाबंधन आती है ना, जिस दिन रक्षाबंधन आती है उस दिन नारियल पूर्णिमा बनाई जाती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को बनाई जाती है। इस दिन अमरनाथ जो गुफा है, कहते हैं ना अमरनाथ पर बर्फ का शिवलिंग बनता है। अमरनाथ पर क्या बनता है? बर्फ का शिवलिंग बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। शरद पूर्णिमा आश्विन महीने में आती है। कौन सी? आश्विन महीने में शरद पूर्णिमा आती है। और इसके अलावा तो आश्विन महीने में आती है शरद पूर्णिमा, और इस दिन मारवाड़ महोत्सव भी होता है। कार्तिक पूर्णिमा को कुलायत मेला लगता है। गुरु नानक जयंती की जयंती बनाई जाती है। पुष्कर मेला लगता है, मुख्य आपको पता ही है। और भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, तो इसका उत्तर हो गया नारियल पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा। अगला, उनटाला का किला किस जिले में? अब किले बहुत है राजस्थान में, आपको पता है महाराणा कुंभा ने अकेले 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता था। तो उनटाला का किला है उदयपुर के अंदर। सीधा सीधा याद रखना, उनटाला का किला उदयपुर में। बीकानेर में कौन सा है? जूनागढ़ का किला। झालावाड़ में कौन सा है? एक तो गागरोन का किला है जो जल दुर्ग श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ स्थल उदाहरण है, और एक मनोहरदाना किला है। बाड़मेर में सिवाना का किला है। उदयपुर में सज्जनगढ़ किला भी है। बुढ़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुढ़ी तीज, अब बुढ़ी तीज के कई नाम है। बुढ़ी तीज को कहते हैं सातुड़ी तीज। क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज। इसी को कहते हैं कजली तीज, और इसी को कहते हैं भादवेरी तीज, भादवी तीज। बुढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, भादवेरी तीज, इतने इसके नाम है। और ये कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। इतना याद रखना। कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। क्योंकि जो छोटी तीज होती है ना, छोटी तीज के दो ही नाम है, छोटी तीज या श्रावणी तीज। ये छोटी तीज या श्रावणी तीज ये श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। कहते हैं ना, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो त्योहारों की शुरुआत होती है वो छोटी तीज श्रावण तीज से होती है, और बड़ी तीज आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? दुर्ग बहुत है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को है एक पूरे विश्व के जितने भी महल इमारत दुर्ग है उनको विरासत सूची में लेता है। तो विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2013 में। अब राजस्थान के 2013 में 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कौन कौन से? सूत्र याद रखना, आम, गाजर, चीकू। आम, गाजर, चीकू। अब चीकू आजकल खाते हो आप, चीकू, गाजर भी खाते हो, आम आगे गर्मियों में खाएंगे। देखो, आम से बन गया आमेर, गा से बन गया गागरोन, जय से बन गया जैसलमेर, रह से बन गया रणथंभौर,
ची से बन गया चित्तौड़गढ़ और कू से बन गया कुंभलगढ़। 6 दुर्ग थे जो 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई। याद रह जाएंगे अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से, तो अच्छी बात है। अब देखिए 2010 में जंतर मंतर, जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया। 2011 में तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। अगला, संत मलिक शाह पीर की दरगाह किस दुर्ग में है? मलिक शाह पीर की दरगाह किस दुर्ग में है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जालोर दुर्ग के अंदर है संत मलिक शाह पीर की दरगाह। ये जालोर दुर्ग ध्यान रखना सूकड़ी नदी के किनारे है और सोनगरा चौहानों के लिए जाना जाता है, सोनगरा चौहानों की वीरता के लिए जाना जाता है। खास करके जालोर दुर्ग का साका हुआ था 1311 में। कहान्नड़ देव ने जो केसरिया किया था और इनकी पत्नी थी जेतल दे, उनके द्वारा जोहर किया गया था। इस जालोर दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रख दिया था? जलालाबाद। क्या रख दिया था? जलालाबाद। और इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसके दरवाजे कभी कोई शत्रु नहीं खोल सका था और राइयों के भाव रातों रात चले गए। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? जालोर दुर्ग। और जालोर दुर्ग में एक तोप पड़ी है जिसका नाम है तोप मस्जिद। कौन सा? तोप मस्जिद जिसे कहा जाता है, ये तोप यहाँ पड़ी है। और कौन सी पहाड़ी पर है ये? कांचनगिरी सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला, मातरकुंडिया मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? मातरकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ के अंदर आयोजित किया जाता है, जिसे आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं। वैसे राजस्थान का हरिद्वार भी किसको कहते हैं? मातरकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा में याद रखना, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है और इसके अलावा गोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा में लगता है। टोंक के अंदर डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है। अजमेर के अंदर पुष्कर मेला, सावित्री पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और सावित्री मंदिर है, याद रखना। पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। चित्तौड़गढ़ की बात आए तो मातरकुंडिया मेला लगता है। इसके अलावा बेंगू भी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। एक मंदिर है सतबीस देवरी मंदिर, कहां पे है? सतबीस देवरी मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर। मीरा मंदिर चित्तौड़ के अंदर। रैदास की छतरी, पद्मिनी महल, गोरा बादल महल भी है और सिंगार चौरी भी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। अगला, निम्न में से कौन सा मेला बूंदी में आयोजित होता है? तो बूंदी में आपको मैंने अभी बताया था, एक तो बूंदी महोत्सव होता है, वो तो ऑप्शन में नहीं है। तो कजली तीज बनाई जाती है बूंदी में। कब? भाद्रपद कृष्ण तीज को। रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। कहां पे लगता है? झुंझुनू में लगता है। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में लगता है और जसवंत पशु मेला कहां लगता है? भरतपुर के अंदर लगता है। ये सारी बातें आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में किस राज्य ने कन्या वध को अवैध ठहराया था? कन्या, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्या वध को अवैध ठहराया था? इस कन्या वध का मतलब समझना, कन्या वध यानी कैसे कन्या कैसे कोटा। अब देखिए वो तो 10% हो गए किसके? हिस्ट्री के, कल्चर के। अब आती है आपके ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के 10% देखिए। पहला, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। अब देखिए राजस्थान में सर्वाधिक डूंगरपुर, राजसमंद और पाली का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। शेखावटी में कांतली नदी के प्रवाह का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? अब शेखावटी का मतलब है चूरू, झुंझुनू, सीकर। कांतली नदी बहती है और उसके प्रवाह को कहते हैं तोरावटी। ये कांतली नदी कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है और सीकर और झुंझुनू में बहती है। झुंझुनू को 2 भागों में काटती है और इस कांतली नदी पर झुंझुनू में तो बनी हुई है सुनारी सभ्यता और सीकर के अंदर क्या बनी हुई है? गणेश्वर सभ्यता, जिसकी खोज 1972 में आरसी अग्रवाल ने की थी। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो पीला पत्थर तो आपको पता ही है। स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं? पीले पत्थर वाली। पीले पत्थरों के कारण सूर्य चमकता है तो सोने जैसे पत्थर दिखाई देते हैं, वो है जैसलमेर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर। सुवर्ण पूछे, सुवर्ण पूछे वो तो है जालोर, जबकि स्वर्ण पूछे वो है जैसलमेर। जोधपुर को कहते हैं सूर्य नगरी या सन सिटी। भरतपुर है, भरतपुर में स्थान है डीग, से जल महलों की नगरी कहते हैं। अगला देखिए, वार्षिक मात्रा, वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में मिलता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की मात्रा में उतार चढ़ाव है ना, वो सबसे ज्यादा जैसलमेर में मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक बारिश पूछे तो वो झालावाड़ में होती है, लेकिन सबसे कम बारिश वाला जिला
जैसलमेर है। वहां पे वार्षिक तापांतर है वो भी बदलता रहता है। जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालूका स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जैसलमेर जिले में स्थानांतरित का मतलब ये रेतीला टिब्बा है, यहाँ आ गया, फिर हवा से उड़ के ये यहाँ आ गया, ऐसे उड़ के ऐसे ऐसे बालू का स्तूप बनते हैं, उनको कहते हैं दर्यन। क्या कहा जाता है? दर्यन कहा जाता है। बालू का स्तूपों का एक स्थान से दूसरे स्थानों पर रेत का स्थानांतरित होना दर्यन कहा जाता है, जिसे रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। जैसे निम्न में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? अब देखो चंबल नदी कहां से निकलती है? चंबल नदी तो मालवा का पठार जानापावा की पहाड़ी से निकलती है, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बनास नदी हो जाएगी। बनास नदी गोगुंदा के पठार से होकर बहती है। बनास नदी निकलती कहां से है? तो याद रखना खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। फिर गोगुंदा, ये गोगुंदा का पठार है, ये उदयपुर और राजसमंद दोनों में फैला हुआ है, तो राजसमंद के अंदर से जाती है ये। तो और किसमें जाके सवाईमाधोपुर में सीप और चंबल तीनों मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिए, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, वह किस जिले में है? चूलिया जलप्रपात नाम सुना होगा, मेरी सुपरफास्ट क्लास आती है ना, उसमें मैंने, क्योंकि वीडियो मेंस का एग्जाम वगैरह सुपरफास्ट एक क्लास आती है छोटी सी, मेरी 5 से 10 मिनट होगी, उसमें मैं ना ये छोटे छोटे काम सारे बताता हूँ। तो याद रखना चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। अगला, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म शुष्क स्थान कौन सा है? राजस्थान का सबसे गर्म यानी शुष्क स्थान कौन सा है? तो सबसे गर्म और शुष्क स्थान पूछे, फलोदी है। सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी। फलोदी को कहां पे है? जोधपुर में। याद रखना पेपर में आता है। अभी हाल ही में करंट का प्रश्न बताता हूं, डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास हुआ था भारत और फ्रांस के बीच, ये फलोदी जोधपुर में हुआ था। मूंगफली की फसल किस मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक उगाई जाती है? जो मूंगफली की फसल है वो सर्वाधिक फसल किस मिट्टी के क्षेत्र में उगाई जाती है? तो याद रखना मूंगफली के पीली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। वैसे अपने राजस्थान में तो रेतीली पीली मिट्टी है ना, वहां ज्यादा होती है, लेकिन मूंगफली की फसल के लिए सर्वाधिक उत्तम जो मिट्टी मानी जाती है वो पीली मिट्टी मानी जाती है। अब मूंगफली की बात है, राजस्थान के तो रेतीले क्षेत्र में होती है, खास करके बीकानेर के लूणकरसर में होती है। लूणकरसर में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। मूंगफली एक खरीफ की फसल है और गरीबों का बिदाम कहते हैं इसको। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र राजस्थान में किस जिले में है? तो ये तो आपने नाम सुना होगा, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र अपने बीकानेर के अंदर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 10 ज्योग्राफी के आगे, किसके आगे? 10 आगे ज्योग्राफी के। अब आपके प्रश्न आगे करंट के, 10 करंट के, क्योंकि करंट का मैटर जरूरी है। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ? राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 से इंदिरा गांधी के नाम पर। इसमें 8 रुपए भरपेट भोजन दिया जाता है। 8 रुपए में तो जो शहरी क्षेत्र में शुरू की गई है, लेकिन इसका अनुदान जो खिलाएगा उसको 12 रुपए पहले अनुदान था, अब इसको बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया है। तो 20 अगस्त 2020 को टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता? अभी हाल ही में सितंबर के अंदर टोक्यो जापान के अंदर पैरा ओलंपिक हुए हैं और मुख्य ओलंपिक हुए हैं, उसमें देवेंद्र झाझड़िया जो हमारे राजस्थान के चूरू जिले के हैं, और क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? भाला फेंक। इसी खेल को कहते हैं जेवेलिन थ्रो, जेवेलिन थ्रो कहते हैं। तो इन्होंने इसमें रजत पदक जीता। गरडिया महादेव पर्यटक स्थल को बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया है, यह किस जिले में? ये बहुत प्रसिद्ध गरडिया महादेव का मंदिर है और पर्यटक स्थल है कोटा के अंदर। इसे बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप यानी भूमि से जुड़ा हुआ क्षेत्र पर्यटकों के लिए लोकप्रिय, यानी बहुत पर्यटक जाते हैं उसके लिए चुना गया स्पेशल, तो वो कोटा के अंदर है गरडिया महादेव। अब कोटा की बात है तो कोटा में कंसुआ महादेव का मंदिर है, एक गेपरनाथ जी का मंदिर है, ये सारे कहां पे है? कोटा के अंदर। हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है, इसका मतलब वो राजस्थान का रामगढ़ विषधारी बूंदी है और राजस्थान का चौथा है। राजस्थान का चौथा है। पहला राजस्थान में रणथंभौर था 1973-74 में बना। दूसरा राजस्थान का सरिस्का अलवर है जो 1978 में बना।
तीसरा राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स है जो 2013 में बना, और चौथा बना रामगढ़ विषधारी बूंदी 52वां टाइगर रिजर्व 2021 के अंदर, और कुंभलगढ़ रासमंद है ये राजस्थान का 5वां प्रस्तावित हो चुका है। हाल ही में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो आपको पता है राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को सम्मानित किया गया। ये पूर्व नागौर के जिला कलेक्टर थे, कल तक ये नागौर के जिला कलेक्टर थे, अब ये बन चुके हैं राजस्थान नेशनल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय हेल्थ मिशन NHM जिसको कहते हैं उसके सचिव बन चुके हैं, उनके निदेशक बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान के किस पर्यावरणविद को दिया गया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो राजस्थान के श्याम सुंदर प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को दिया गया। ये श्री गंगानगर के रहने वाले हैं और बीकानेर के डूंगर कॉलेज में समाज शास्त्र के प्रोफेसर असिस्टेंट है। श्याम सुंदर पालीवाल को 2021 का ये राजसमंद जिले के पद्म श्री अवार्ड दिया गया। सुरेंद्र अवाना को गोपाल रत्न अवार्ड 2021 दिया गया, और सुंदर लाल बहुगुणा जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये चिपको आंदोलन से संबंध रखते हैं। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा, और ये 13वें लोकायुक्त बने हैं। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। 13वें लोकायुक्त बने, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। गोपाल कृष्ण व्यास राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। सज्जन सिंह कोठारी पहले लोकायुक्त थे। निरंजन आर्य मुख्य सचिव है वर्तमान में। अगला, राजस्थान की किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार दिया गया है, तो वो है अवनी लेकरा को। अवनी लेकरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में तो गोल्ड जीता है और 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज जीता है, और इन्हें हाल ही में राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। कहां की है, जयपुर की। राजस्थान में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत कब से हो रही है, तो 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है 3 जनवरी 2022 से, और 10 जनवरी 2022 से बूस्टर डोज शुरू हो चुकी है। 16 जनवरी 2021 से राजस्थान में टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की सबसे आधुनिक सरकारी स्कूल कनोई गांव में स्थापित की गई है, किस जिले में है, भारत की सबसे आधुनिक सरकारी स्कूल कनोई गांव में स्थापित की गई है, ये जैसलमेर के अंदर है। ये प्यारे विद्यार्थियों आपके 10 प्रश्न हो गए करंट के। अब आते हैं 10 प्रश्न साइंस के। अब ये साइंस के प्रश्न मैंने क्यों दिए, ठीक है, हालांकि देता तो मैं जीके दे देता, लेकिन मैंने साइंस के साथ में दिए क्योंकि टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान, तो ज्यादा मैं तथ्य तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको जरूर 10 प्रश्न रोज दूंगा। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो केसिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, दूध के अंदर केसिन प्रोटीन पाया जाता है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है, तो एंजाइम होता है उसकी सर्वाधिक संख्या सर्वाहारी में पाई जाती है, सर्वाहारी के अंदर, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते हैं। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है, कुनेन मलेरिया की दवाई है ना कुनेन, तो सिनकोना पौधा होता है उसकी तने की छाल होती है ना, उससे कुनेन प्राप्त होती है। पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है, जो पत्तियां होती है उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम होती है। बहुत बार पेपर में आता है मैग्नीशियम, ठीक है, पत्तियों में। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो पहले वैज्ञानिक कौन थे, विलियम हार्वे। ये विलियम हार्वे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम हार्वे ने, इसका उत्तर हो जाएगा ब्राउन। सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की खोज की थी ब्राउन ने। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, मानव शरीर के अंदर यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र के अंदर पाई जाती है। मैं ज्यादा साइंस के क्वेश्चन ज्यादा तथ्य नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही बताऊंगा। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है तो हमेशा लाल प्रकाश के अंदर होता है। उसके बाद देखिए सबसे बड़े पुष्प कौन से होते हैं, सबसे बड़े पुष्प, तो हमेशा रिफ्लेशिया सबसे बड़े पुष्प होते हैं। रिफ्लेशिया का पौधा सबसे बड़े, यानी रिफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प होता है। चाय में लाल कीट का कारण है, चाय में लाल कीट का कारण होता है हरी सेवाल, हरी सेवाल। और आज का अंतिम प्रश्न, किसमें बीज नहीं बनते हैं,
तो पाइन्स जो होता है पाइन्स उसमें बीज नहीं बनते। तो दोस्तों ये 50 प्रश्नों की सीरीज कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 कब भी नोटिफिकेशन आए कब भी एग्जाम हो आपको जुड़े रहना है। हर दूसरे दिन आपको क्लास मिलती है। हमारी जो भी क्लास आती है आप जरूर अटेंड करें। छोटी क्लास है मोटी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो जो मिले आप अच्छे तरीके से ग्रहण करते रहना। तो धन्यवाद सारे विद्यार्थी। अगर लाइक करना भूल गए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।